बोले तुम लोग गुंडे हो, दादागिरी करते हो, रोड बनाते हो। हम बोले साहब हम क्या दादागिरी करेंगे, क्या हम गुंडागर्दी करेंगे, ये रोड हमारे लिए थोड़ी बना है। बोले ये तो आपके लिए बना है। बोले उम्र बहुत कम था मेरा फार्म को रिजेक्ट कर रहे थे, इसका उम्र नहीं हुआ है करके। और मेरे पास कोई कपड़ा सपड़ा नेतागिरी वाला था नहीं। मैं दूसरे के गरीब लोग दूसरे के कपड़े को भी पहनते हैं, वैसे में पहनता था उस समय। ये राम कुमार यादव कौन है, ये सही बोल रहा है बोल करके। तो ये एक क्षेत्र नहीं, रायगढ़ क्षेत्र में कितना विधानसभा है, उस समय के तत्कालीन जहांगीर जिला में कितना विधानसभा है, उस समय के महासमुंद, कोरबा जिला, सभी जिला में इसको प्रचार करवा दिया बिना धन दौलत पैसा का। उस समय ये स्थिति पैदा हुआ था कि लोग ऐसा हो जाता कि अगर कोई सामने में आते तो हाथापाई हो जाता। इस प्रकार से पूरा माहौल पैदा हो गया था। तो तुम कौन हो बोले मेरे को, तय कौन है बोले, तो मैं वही आगा कहें मैं कोशिश करें अरे भाई अगर देख ना तोरे में तो मैं दाढ़ी बनाता। मैं बोले नहीं तो नेता कोई दाढ़ी बनाते, अच्छे सोचने वाला वो तो 5 स्टार होटल में बनाती दाढ़ी। मैं कहें और जब मौजा मिलना शुरू हुआ तो आज भी मेरा आँख भर आता है साहब, चूँकि निर्धन गरीब लोगों का ज़मीन के मुआवजा को बड़े लोग ले गए सर। मैं चाहे 2 बार रहूं चाहे 5 बार रहूँगा विधानसभा, जब तक रहूँगा दिल का बात करूँगा। जो मैं ज़िंदगी में मेरे बार पे गुजरा है, जो महसूस किया हूँ उसके लड़ता रहूँगा। आप देखे होंगे विधानसभा में मुझे बैठ बोलेंगे, बोलने भी नहीं देंगे, उसके बावजूद बोलता हूँ। चूँकि बोलता हूँ मैं सोचता हूँ गरीब लोगों के आशीर्वाद से मैं चुन करके आया हूँ। लेकिन आज आप मुझे हिंदी में पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। नहीं तो छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे, छत्तीसगढ़ के सदन में मात्र एक ऐसा मैं विधायक हूँ जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ। मैं वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी अगर कोई IAS IPS बन रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के कैडर में आ रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा मूल भाषा को आप सीखिए। तो भाई ऐसा राम कुमार यादव, उस समय अगर मैं शादी करता तो मुझे कौन जिसके घर ना हो, जिसके 1 डिसमिल ज़मीन ना हो, उसको कौन बेटी देना पसंद करेगा। तो ऐसा स्थिति में मैं तो अपना जवानी को उसी में लगा दिया। आपको बताया जिस समय में मैं शादी करता, जिस समय अपने माँ बाप को दुनिया का सुख सुविधा देता, उस समय तो मैं एक बार घर से निकलने से 5 महीने में आता था घर। छत्तीसगढ़ के पत्रकार भाई हो तो मन आज भले है मेरे यूट्यूब में हवा छोटे चैनल में हो तो कहा होते, छोटे बड़े चैनल नहीं हुआ है। जो गरीब के बात ला सच्चाई ले बताते ती बड़े बात, ती बड़े चैनल है, अकड़को बड़े चैनल है, गरीब के बात नहीं बताते। और सिर्फ बड़का बड़का शादी भर भी है तीच मतलब बतावा थे, तो ओसनों के का काम। आजकल जो राजनीति में आना चाह रहे हैं उनका लक्ष्य है पैसा या पावर। जन कल्याण की भावना अब अपवाद के रूप में हो चुका है, लेकिन ऐसे भी नेता है जो जन कल्याण को महत्व दे रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जी रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं, वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जी हाँ, एक छोटे से परिवार में जन्मे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं, मजदूरी की है, गाँव में गाय चराए हैं और अथक मेहनत के बाद आज विधायक बन गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री निवास में जो उन्हें दिया गया है उसी में वो रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव जी के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार भाई, नमस्कार। शुरुआत करेंगे, चर्चा में आगे भी बढ़ेंगे, राजनीतिक सफर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में, कौन है राम कुमार यादव जी। वैसे जो राजनीति में जो रुचि रखते हैं वो आपके बारे में तो जानते हैं, लेकिन फिर भी से हमारे दर्शक के लिए सर। देखिए, आज के राम कुमार को शायद सब जानते हैं, विधायक राम कुमार यादव को, जो एक विधायक के रूप में पूरे प्रदेश में जानते हैं। लेकिन वो राम कुमार यादव, जो राम कुमार यादव का ना कोई पहचान था, ना कोई परिवारवाद है, हम न हमारा कोई बड़ा परिवार है, न कोई जमींदार के बेटे हैं, न कोई नेता का बेटे हैं। मैं ऐसे माँ के कोख से जन्म लिया था, जो अंतिम छोर जिसको कहते हैं,
उस समय दुकाल पड़ा, गांव में हमारा ज़मीन तो था नहीं, तो माँ बाप लोग जो है गांव में मजदूरी नहीं मिला काम करने का, तो अपने जीवन यापन करने के लिए वो रायपुर आए थे, भाठा गांव। वहीं साग सब्जी लगाते थे, मजदूरी करते थे, और मैं वहीं पर पैदा हुआ। यहाँ से जब काम समाप्त हुआ तो फिर उन लोग पंजाब गए, जो आज के बड़ा नहर है, उस नहर में काम करने के लिए, तो वहाँ भी उन लोग गए मेरे पिताजी लोग। मैं तो गोद में था उस समय, बताते थे, तो गोद में लेकर के मुझे फिर पंजाब लेके गए, और वहीं फिर मुझे कहा गया, कोई रहते हैं आज के डेट में बहुत सज्जन व्यक्ति भी रहते हैं, तो पता नहीं बचपन में मेरे कुछ दिखा होगा, छोटा था उस समय, तो बोले, मेरा पिताजी का नाम था चोलाल, बोले चोलाल तुम अपने बेटे को पढ़ाओ। तो मेरे पिताजी उनको जवाब दिया, बाबू हम इसको कहाँ पढ़ाएंगे, हमारा तो घर भी नहीं है, जो घर था पुराना वो टूट फाट गया था, पूरा ख़त्म हो गया था, हमारा घर भी नहीं है, और हमारा ऐसा कोई मजबूत नाता रिश्ता भी नहीं है बाबू, तो हम इसको कहाँ पढ़ाएंगे, इसलिए इसको हम लोग रखे हैं। तो मेरे पिताजी फिर मेरे दीदी, जो बड़ी दीदी थी, वो बगल गांव में जमगहन में से लगा हुआ गांव है मुक्ता, वहाँ शादी करके दिए थे, वहीं मुझे छोड़ा गया, वहीं पे गाय भैंस चराता था, और थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला। ये जो इंटरव्यू को मेरे क्षेत्र के लोग भी देखेंगे, मैं ऐसा कोई बात नहीं कहूँगा जो मैंने नहीं किया है, या मेरे जीवन के संघर्ष से वो हिस्सा नहीं है, मैं तो बल्कि कम बता रहा हूँ। इतना गरीबी हम देखे हैं जीवन में, परमात्मा किसी को ऐसा गरीबी मत दे। तो वहीं पढ़ता था, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया। फिर मेरा पिताजी आकर के जिस गांव में जमगहन में, फिर वहाँ गाय भैंस चराए, तो वहाँ फिर मैं बाबूजी के साथ में, मैं दादा बोलता था, दादा, तो उनके साथ में गाय भैंस चरा के पढ़ते गया। और हम तो, क्या विधायक होता है, क्या संसद होता है, भाई गरीब आदमी का 2 वक्त तक रोटी चाहिए, वो कहाँ नेतागिरी जाने का। लेकिन समाज में काम करता था मैं, समाज मतलब सभी समाज से जुड़ के रहना, गरीब आदमी का जो गरीबी था वही मुझे नेता बना दिया। लोगों के दुख सुख में किसी को काम पड़ता था, मुझे याद करते थे, तो मैं उनसे जा कर के मुलाकात करके, उस समय मोटरसाइकिल था नहीं, हमारे गांव में रोड भी नहीं था, तो चलो रे इसके साथ में जाएंगे तो साइकिल चलाने मिलेगा करके किसी को बैठा के पीछे लेके जाना। फिर मैं मोटरसाइकिल सीख गया चलाने के लिए। मैं मेरे गांव में बहुत पहले सीख गया, मेरे जिसके घर में थे उन लोग भी नहीं सीखे थे, बच्चे लोग, मैं सीख गया था। तो हमारे गांव में हमारे बड़े लोग थे उस समय, तो उन लोग मोटरसाइकिल रखे थे, तो किसी के दुख सुख में जाना आना होता था उस समय, तो फलाना के मोटरसाइकिल है, उससे जाओ, वो संदेश देगा करके बोलते थे। तो बड़ा आदमी तो मोटरसाइकिल दे देगा, वो जाएगा थोड़ी, तो बोलते थे कौन चलाएगा, तो मेरा नाम लेते थे, तो बोलते थे हाँ वो अच्छा चलाता है, उसको दे दूंगा मोटरसाइकिल, बोलते थे। तो उस मोटरसाइकिल में मैं किसी को संदेश देने जाता था। और उस समय मैं गाय भैंस चराने के लिए भाठा में रहता था, तो एक आदमी खड़ा करते और मैं आता मोटरसाइकिल लेके संदेश देने जाता। मतलब शुरू से मेरा इस प्रकार से था। मेरे गांव में, जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, उस गांव में रोड नहीं था, रोड। तो ऐसे ही हम लोग सोचे कि भाई यहाँ पर रोड क्यों नहीं है, तो पता चला कि ये तो प्राइवेट ज़मीन है और देते नहीं है। तो कई एक घटना हम देखे थे कि उस समय कोई बीमार पड़ जाते थे तो उसको खाट में लेके जाते थे, तो बरसात के समय में उसको खान में रखते नहीं बनता था, उसको मेड़ में कैसे रखते हैं। तो उसको हम देखते थे तो हम बोलते थे यार ये तो गलत है यार, रोड होना चाहिए। एक जने हमारे गांव में पैजान लेके ख़त्म हो गई, वो कुछ से उसका पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम हुआ तो पहले ज़माना में पोस्टमार्टम होता था ना, तो उसको आजकल फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, ज़्यादा करते थे। अब उधर से तो ले आए, लेकिन गांव तरफ ले जाने के लिए अब बनता नहीं था बरसात के दिन में। तो हम लोग उस तकलीफ को देखे थे कि इसको कैसे उठा के ले जाएं। तो यही सब
बातों को लेकर के मेरे और बहुत सारे भाई बंधु हैं, एक अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता। मेरे साथ में और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने सहयोग किया। और सहयोग करके जमगहन में रोड गया तो उस समय बहुत उस पर नाम हुआ कि अरे यार रोड बना दिए, श्रमदान में रोड, कोई पैसा कौड़ी नहीं। वैसे ही पता चला एक पिखरी पार गांव में, वहाँ चले गए तो वैसे रोड बनाते, मतलब रोड बनाने वाला नाम चल गया। अब क्या विधायक क्या सांसद हम कुछ नहीं जान रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, पिखरी पार में रोड बनाए तो हमारे नाम में रिपोर्ट हो गया। तो तहसीलदार हमको बुलाए, हम गए, और थे हमारे साथी लोग। बोले तुम लोग गुंडे हो, दादागिरी करते हो, रोड बनाते हो। हम बोले साहब हम क्या दादागिरी करेंगे, क्या हम गुंडागर्दी करेंगे, ये रोड हमारे लिए थोड़ी बना है। बोले ये तो आपके लिए बना है। बोले तो बोले हमारे लिए कैसे बना है, तो आप उस गांव में जा नहीं पाते हैं, कहीं जाना होता है तो बाहर में खड़ा होते हैं। और रोड बना है, सरकार ने तो नहीं बना पाई, हम लोग बना दिए। उस गांव के तकलीफ को कभी देखे हो, बच्चे लोग कैसे आते हैं कभी देखे हो, तो बना दिए साहब, और बना तो दिए, आपको जो सज़ा देना है दे दीजिए साहब। तो हमको फिर बोले चलो बाहर बैठो, मतलब घुड़का के बोला चलो बाहर बैठो। बाहर में बैठे थे, वो रात हो गया, शाम हो गया। हम चपरासी को पूछे साहब का हमको क्या करना है बताओ। मैं बोला साहब कहाँ है, बोले तो चले गए। बोले तो हम कैसे करें, बोले तो तुम भी चले जाओ। बोले तो देखो उस साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने समझा उस बात को कि ये इन लोग जनहित में किए हैं करके। और आज भी ऐसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो अंदर के भाव को समझते हैं। तो उस समय वो समझा, हमको छोड़ दिए। आपका राजनीति में आने के पीछे का जो आधार है यही है क्या? ये आप देखो, अब ऐसे करते करते गया, उसके बाद में अब लोग बाग जानना शुरू कर दिए। और वही बताया ना कि किसी के बेटी के घर जाना, किसी के ससुराल जाना, तो कोई बीमार पड़ गया उसको इलाज कराना, कहीं पर सार्वजनिक काम हो रहा है उसमें जा कर के भागीदारी करना, तो लोग बाग जानना शुरू कर दिए। कुछ चीज़ के लिए आंदोलन कर देना, ऐसा मैं शुरू कर दिया था। मैं क्या विधायक संसद नहीं जानता था मैं बल्कि पूछता था विधायक क्या होता है करके। हमको विधायक को मतलब उसका फार्मूला ही पता नहीं था कि लोग क्या करते हैं करके। तो हम पूछते थे, कभी जिज्ञासा होता था तो विधायक क्या होता है, तो उन लोग बोलते थे बड़ा आदमी होता है, ऐसा उन लोग बोलते थे। तो फिर जिला पंचायत चुनाव आया, मेरे को बोले कि कई जने जिला पंचायत चुनाव लड़ो। तो मैं बोला जिला पंचायत है क्या, तो बोले जिला पंचायत चुनाव होता है, इतना गांव को होता है, जिला जीतने वाले जिले में बैठते हैं, ऐसा बताया गया। तो मुझे कौन वोट देगा, बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है, जिला पंचायत लड़ने से गाड़ी में प्रचार होगा, पोस्टर बिना लगेगा, तो हम कहाँ से पाएंगे। तो कई एक जने सज्जन व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक से परे होते हैं, उन लोग ये चाहते हैं कि अच्छा आदमी जो जनता को परिवार माने, ऐसे लोगों को भी राजनीतिक में लाना चाहते हैं। आज भी है, अभी भी है, तब तो हमारे जैसे लोग चुन कर आते हैं। तो ऐसे लोग उस समय बोले कि नहीं आप चुनाव लड़ो, हम देखेंगे चुनाव लड़ो। भर दिया फार्म। उस समय मेरा मुश्किल से उम्र हुआ था, उम्र बहुत कम था मेरा फार्म को रिजेक्ट कर रहे थे, इसका उम्र नहीं हुआ है करके। और मेरे पास कोई कपड़ा सपड़ा नेतागिरी वाला था नहीं, मैं दूसरे के गरीब लोग दूसरे के कपड़े को भी पहनते हैं, वैसे में पहनता था उस समय, वैसी कपड़ा में गया। प्रचार आप साइकिल से करते थे? हाँ, आप बताऊँगा उसी कड़ी में आएगा। तो फिर उसके बाद में फार्म भरा, तो बड़ा मुश्किल से हमारा फार्म पास हुआ, उम्र नहीं हुआ है करके, तो फिर हो गया। फिर चुनाव लड़ा, चुनाव में अब पोस्टर बिनर तो था नहीं, और हमारे सामने वाले बहुत पैसा वाले थे उन लोग, उनसे चुनाव लड़ना। तो 100-200 पम्पलेट वम्पलेट छपता था, बांटते जाते थे। कहीं लगता था कि इस पम्पलेट को यहाँ छोड़ना चाहिए, वहाँ छोड़ते थे। अब बाकी 1-2 जने कहीं पर रहता था, उस छाप को बता करके फिर ले लेते थे हम लोग, कि उसको हम लोग छिपाते थे। साहब हम लोग बहुत दूर से आते हैं और पम्पलेट पीछे आते हैं, तो पम्पलेट हमन के समाप्त हो गए, तो हम लोग ये लदेवा करके फिर ले लो।
तो ये ऐसा करके फिर एक जने मेरे लिए एक गाड़ी किया, वो देखा ना जीत सकते हैं तो गाड़ी किया एक ठो, और अपने अपने साधन में अपने नाते रिश्ते में घूम करके प्रचार किए और बहुत अच्छा चुनाव था मेरा, बढ़िया हो गया वो। तो वहीं से मेरा राजनीतिक फिर शुरुआत हुआ, ये राजनीतिक। लेकिन हमारा कोई सपना विधायक संसद बनने के नहीं था, हम तो कभी सोचे नहीं थे। जो व्यक्ति जिसका ज़मीन में 1 डिसमिल ज़मीन ना हो, जो स्वयं दूसरे के घर में रहता हो, जिसके घर में मात्र 2 किलो चावल रहता हो, कल क्या खाएंगे उसके लिए कुछ वो विधायक संसद सोचेगा क्या। तो हम काम करते गए से, और कहते हैं ना अकेला चला था और कारवा बनता गया और मंजिल मिल गई। उसी प्रकार करते करते देखो सहयोग को संघर्ष को। उसके बाद में मैं जो है मेरे क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के लोग आज बहुत सारे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो लोग कभी देखिए पार्टी जैसा भी हो, लेकिन पार्टी आता जाता रहता है कि कांग्रेस भाजपा बीएसपी सब है, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति का हमेशा आदमी सम्मान करना चाहिए। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के बहुत सज्जन व्यक्ति लोग मुझे बोले कि आप चुनाव लड़ो विधायक का। तो मैं बोला भैया विधायक का चुनाव? हाँ विधायक का चुनाव लड़ो। तो मैं चलो ठीक है लड़ देंगे, क्योंकि उन लोग बोले कि भाई आपका भी कुछ बेस वोट है। मैं उस समय बेस वोट तैयार कर लिया था मैं, आपका भी कुछ बेस वोट है, हमारे पास कुछ बेस वोट है, दोनों को मिलाएंगे तो आप विधायक बन सकते हो। मैंने विधायक के लिए तो चलो ठीक है करके, लेकिन उस समय मुझे टिकट नहीं मिला। उस समय के लोग वो आए थे, बड़े लोग नेता लोग, वो लोग बोले कि ये कैसे चुनाव जीतेगा, इसके पास तो कुछ नहीं है। उस समय मुझे टिकट नहीं मिला गया और दूसरे को दिए। तेरह की बात है ये 13-8 की बात है, 8 की बात है। उस समय मुझे टिकट नहीं दिए, मतलब बड़ा आदमी एक पैसा वाला आ गया उनको दे दिया। तो गरीब आदमी फटीचर, इससे क्या होगा, इसको कुछ ज़मीन जायदाद तो कुछ है नहीं बोले। फिर मैं कोई बात नहीं करके अपना संघर्ष करता रहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई विधायक संसद बनने का नहीं था। मेरा उद्देश्य था लोगों के लिए काम करना, जहाँ पर जिसको ज़रूरत है उसमें खड़ा होना। तो फिर दोबारा फिर जिला पंचायत चुनाव आया। तो जिला पंचायत चुनाव में दूसरे ब्लॉक से चुनाव लड़ा, मतलब मेरा ब्लॉक माल का होता है, मैं डभरा से चुनाव मुझे लड़ने के लिए बोले। मैं बोला डभरा मुझे वोट देंगे? बोले हाँ देंगे बोले। और दूसरे ब्लॉक से चुनाव लड़के वहाँ से मुझे लोग आशीर्वाद दिए, फिर जिला पंचायत बन गया। फिर जिला पंचायत बनने के बाद में मेरे क्षेत्र में बहुत सारा जो ये था, जैसे बैराज है, उस समय के तत्कालीन सरकार उद्योगपति को पानी देने के लिए 5 डैम का निर्माण करने के लिए सोचे और शुरुआत किए। कलमा, साराडी, मिरोनी, बसंतपुर, सिरविंद्रायन। एक बैराज की दूरी दूसरे बैराज से 15 किलोमीटर, तो 15-75 किलोमीटर नदी के इस किनारे, अब 75 किलोमीटर नदी के उस किनारे, मतलब वो 150 किलोमीटर का आंदोलन था। तो मैं ऐसे ही सोचा, क्योंकि मेरा काम करने का हमेशा जिज्ञासा रहता है। मैं बोलता था कि जो भी है भगवान का हो या जैसे भी अंतर ध्यान करके भाई मुझे कुछ काम करने का मौका दो, मुझे कुछ गरीबों के लिए काम करने का मौका दो, हमेशा मैं कहता था। तो इस बात में जो एक दिन पेपर में पढ़ा कि यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा ये बैराज बनेगा, उद्योग लोगों को पानी देंगे, तो मेरे मन में कल्पना आया कि अगर इतना बड़ा बैराज बनेगा, जब पानी को यहाँ पर स्टोर करेंगे, तो नदी के अंदर में जिसका जो ज़मीन है, साग सब्जी ककड़ी कलिंदा लगा के जीवन यापन करते हैं, ये तो बेघर हो जाएंगे जब पानी उसमें आएगा। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार, मेरे दिमाग में आया। ये मेरा सोच है, ना किसान का सोच है ना सरकार का सोच था। देखो ये कैसे सोच आया। फिर मैं गांव में गया, गांव में लोगों को बोलना शुरू किया। तो क्या होता है इस पत्रकार महोदय जी, ये दुनिया की रीत है। जो बड़ा आदमी, मतलब बड़ा आदमी कहने से धन से बड़ा, पद से बड़ा होता है, उसको मानते हैं उसके बातचीत को। जो गरीब का बेटा कहीं पर जाएगा तो उसको हल्के में लेते हैं, उसको मजाक मानते हैं।
उसके बाद को कोई यकीन नहीं करता। तो मेरे बातों को कोई यकीन नहीं करता था, मेरे गरीब लोग ही यकीन नहीं करते थे, किसान लोग। मैं बोलता था कि भैया ये अतके बड़े डैम बनी, अब पानी रुकी तो तुम्हार जमीन तो बुड़ जाई, तो तुम ककड़ी के अंदर कामा लगा हा, तो ओकर मौजा मिलना चाहिए ना। तो उन लोग बोलते थे रेता का कौन देगा। तो मेरे दिमाग में रोज़ सोचता था इनको कैसे समझाऊं मैं, जैसे स्टूडेंट को शिक्षा का लोग कैसे समझाऊं तो इसके दिमाग में आएगा, सोचता है वैसे मैं सोचता था कि कैसे समझाऊं मैं लोगों को। तो मेरे मन में तरह तरह के उस समय तर्क आता था, उनको समझाया। देखो जी, अगर कंपनी हर उच पिंडा बांधा पाली, वो सिंघी तरई, बाड़ा दहरा, ऐसे ऐसे जगह में बना थे जहाँ पर वहाँ भाटा भुर्रा ज़मीन है। तो भाटा भुर्रा के ज़मीन के अगर 15 लाख 10 लाख रुपया एकड़ में खरीदा थे, जहाँ पर दुबी जन्म थे तिहाँ, तो तुमन के ज़मीन में तो तुमन ककड़ी करिंदा लगा था, एक नहीं 3 फसल लगा था। तो तुम्हार ज़मीन कीमती के ओकर ज़मीन कीमती है। तो हमार बेर कंपनी थोड़ी लगा थे, गरीब लोग बोलते थे। देखो उनका कितना सीधा साधा है। तो मैं उनको फिर बोलता था हगा जैसे वो कंपनी लगा थो कनी, तो ओकर लोहा लाखड़ लगा दा रहे, कुछ ओकर पंपू संपू वो चिमनी सिमनी खड़ा कर दी। लेकिन अगर कंपनी ले चलाए के लिए 2 चीज़ की जरूरत पड़ते, एक होते कोयला, दूसरा होते पानी। तब जब तक तो जमीन बूढ़ी नहीं, यहाँ ला पानी नहीं जाही, तो ओकर तो कंपनी ला मोर्चा चढ़ दी, मतलब ओकर कंपनी बेकार हो जाही। तो तोर जमीन कीमती के ओकर जमीन कीमती है। बोलते थे हाँ ये तो ठीक बोल रहा है। तो धीरे धीरे समझाते 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 150 किलोमीटर चलता था मैं, 150 किलोमीटर साइकिल मोटरसाइकिल में। कितना? 150 किलोमीटर। आज भी नदी किनारे के लोग मेरे बात को सुन रहे होंगे। भाई कोई विधायक लड़ता, वो एक क्षेत्र चिन्हांकित करता है। कहते हैं छत्तीसगढ़ी में कहावत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। अगर आपको विधायक बनना है किसी क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र के लोगों को आप स्वार्थ के बस में कि मैं कल के विधायक बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे को वोट देंगे करके उस क्षेत्र को चिन्हांकित करके लड़ते आप। तो मैं क्या किया, उस समय मेरे साथी के साथ के लोग 150 किलोमीटर चलता था। उसमें जयजयपुर विधानसभा, पामगढ़ विधानसभा जो स्वयं आरक्षित है एससी के लिए, बिलईगढ़ विधानसभा जो स्वयं आरक्षित है एससी के लिए, कसडोल विधानसभा, आपका सारंगगढ़ विधानसभा जो स्वयं आरक्षित है एससी के लिए, खरसिया विधानसभा और रायगढ़ विधानसभा। इतने विधानसभा में घूमता था मैं कि भाई ये बैराज बन रहा है, आपका ज़मीन जा रहा है, आप लोग चलो इसका आंदोलन करेंगे। तो कोई आंदोलन करता है, कोई नेता 1 दिन करता है, 2 बार करता है, 1 महीना करेगा, 1 साल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद छोड़ देंगे। आपको ताजुब होगा, सुन रहे होंगे सब लोग, 6 साल से ऊपर आंदोलन किया, 6 साल से ऊपर, कभी हार नहीं माना। किसी कलेक्टर के पास जाता था और मैं इस बात को रखता था कि इसका मुआवजा दो करके, तो मुझे क्या बोला गया, तुम पागल हो। बोले मुझे पागल बोले, तुम पागल हो बोले। एसडीएम के पास गया तो तुम तो हाफ माइंड लगते हो, बोले कि तुमको इसका मुआवजा मिलेगा, तुम पागल हो, रेत का मुआवजा मिलेगा। मुझे पागल बोला गया, लेकिन हाँ मैं बोला मैं पागल हूँ, ऐसो करके दिखाऊंगा बोला। उस समय लोग बाग मेरे मजाक उड़ाते थे। कई बार किसानों के पास गया, उनको बोला कि भैया चलो मेरा साथ दो करके, तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया। चैनल को देख रहे होंगे, वो आज भी वो लोग जिंदा होंगे। बोले तुम हमको सिखाओगे, इसका मुआवजा मिलता तो बड़े बड़े नेता लोग क्या करते, उन लोग हमको नहीं बोलते। उस समय के विधायक, सांसद, मंत्री, अब बताओ मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। आज अगर किसी के सामने समीक्षा किया जाएगा तो बोलेगा राम कुमार का डिग्री देखेंगे कि राम कुमार कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने तमाम पढ़े लिखे लोगों को, उस समय के जितने भी थे, उनका काम था कि एक अनपढ़ का काम था। लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने विधानसभा के लोगों को जाके जगाया। फिर उसके बाद में इस आंदोलन में, इसी आंदोलन के बीच में
मुझे बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया फिर, और बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव लड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने नेताओं को जिन्होंने मुझे मौका दिया, और थोड़ा वोट से मैं पीछे रह गया, लेकिन मैंने घबराया नहीं कभी, क्योंकि मुझे तो काम करने का जुनून था ना मैं विधायक बन के लंबी लंबी गाड़ी में बड़ा 3 महल का भवन बना करके या पैसा कौड़ी धन दौलत बना करके, कुछ मेरा तो शौक ही नहीं था। तो फिर काम शुरू कर दिया हारने के बाद, और मैं स्वयं के पार्टी बनाया था। इसी बीच में स्वयं के पार्टी बनाया मैं, और उस पार्टी का नाम था छत्तीसगढ़ एकता पार्टी। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं दिल्ली चला गया। 2007 जो आंदोलन आपने किए थे उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे क्या है? अच्छा, वो जाति निवास वाला। देखो, जैसे यह बताया आपको बैराज वाला बात, वैसी कभी कभी सोचता हूँ मैं नेताओं के बारे में, उस समय के नेताओं के बारे में, बड़े अधिकारियों के बारे में। मैं हर चीज़ को छोटे छोटे चीज़ से सोचना शुरू करता हूँ। उस समय इस प्रदेश में एक कितना विडंबना की बात है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुनेंगे, थोड़ा ध्यान देकर सुनना, आप लोग जितने दर्शक हैं, इस प्रदेश में ऐसे बहुत आदिवासी समाज के लोग हैं जिसका बाप आदिवासी, जिसका दादा परदादा लोग आदिवासी थे, उसके बेटे को, उसके नाती को आदिवासी नहीं मार रहे थे, और आदिवासी लोग अपने हिसाब से लड़ रहे थे आवेदन दे करके। कहीं नेता आए तो आवेदन दे दिए, कोई मुख्यमंत्री आए तो आवेदन दे दिए। तो आवेदन देने से थोड़ी होता है। मैं इस बात को सोचा, कल्पना किया कि ये तो मांगने की चीज़ नहीं है, ये मांगने की चीज़ नहीं, ये तो लड़ने की चीज़ है। ये तो लड़ने से मिल सकता है, ये जन आंदोलन करना चाहिए। ऐसा सोच करके उस समय के जितने भी आदिवासी समाज थे, कुछ आदिवासियों का नाम भी बता देता हूँ। सवरा, पाव, पोबिया, खड़िया, माझी, उराव, धनवार, कोड़, कोड़ाकू, कौन, इस प्रकार से 22 जाति थे। 22 जाति जिसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, जो आदिवासी थे उनका भी। तो उसके लिए आंदोलन किया, और उस समय तो मैं कोई पद पावर में था नहीं, ना कोई मैं बड़ा पार्टी का कोई नेता हूँ कि मुझे कोई फंड देगा। अब आदिवासी लोग जो स्वयं गरीब है, उससे कहाँ से पैसा लोगे? तो बड़ा मुश्किल से कई चीज़ में निवेदन किया, और निवेदन करके एक पिकअप लिया, पिकअप, और उस पिकअप में डीजे लगवाया। और डीजे में बोलने वाले को मैं सिखाया था कि तुम इतना ही शब्द बोलना है आपको, हर चीज़ को सिखा के बैठाता था डीजे में। और उसको बोला मैं कि आप इतना बोलना, चलो रायगढ़, चलो रायगढ़, 7 जनवरी को रायगढ़ चलो, रामलीला मैदान चलो, दई हो ददा हो, तुम और ददा पुरखा सब आदिवासी रही से, तेला ये सरकार आदिवासी नहीं माना थे, आज तुम लोग लड़का पढ़े लिखे बनी पा थे, जाति निवास बनत नहीं थे, तुम लड़का पढ़े ले छोड़ देते, नौकरी लगा देते छूट जाते। तो ये सरकार लड़े के लिए राम कुमार यादव आंदोलन करा थे 7 जनवरी के, तुम मनोकर संग दे चला। इतना ही बोलना है आपको। तो जब ऐसी डीजे में बोलते थे कि तुम के आदापुर का आदिवासी रही से और नहीं आज नहीं माना थे करके, तो लोगों के दिल को छूता था बात, और उनका रोम खड़ा हो जाता था। ये राम कुमार यादव कौन है, ये सही बोल रहा है बोल करके। तो ये एक क्षेत्र नहीं, रायगढ़ क्षेत्र में कितना विधानसभा है, उस समय के तत्कालीन जांजगीर जिला में कितना विधानसभा है, उस समय के महासमुंद, कोरबा जिला, सभी जिला में इसको प्रचार करवा दिया, बिना धन दौलत पैसा का प्रचार करवा दिया। और 2 दिन बचा था रायगढ़ में, 7 जनवरी के, मतलब 5 जनवरी को मेरे को फ़ोन आया, LIB रिपोर्ट रायगढ़ से, बोले राम कुमार यादव बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा हूँ हाँ जी बोल रहा हूँ साहब, आप कौन? तो मैं बोले LIB रिपोर्ट रायगढ़ से बोल रहा हूँ। तो हाँ बोलिए सर। तो बोले कि तुम्हारा आंदोलन है 7 जनवरी को? मैं बोला हाँ है। किस विषय में है? तो विषय को तो आप जान रहे होंगे सर,
यहाँ के मूल निवासी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है आदिवासियों का, अब फर्जी बन जा रहा है तो मूल का भी बना दो भाई, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो कितने आदमी हो जाएंगे? तो मैं कैसे बताऊंगा सर? तो कैसे बताऊंगा मतलब? मैं बोला सर मैं तो कोई बड़ा पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई मंत्री मिनिस्टर तो हूँ नहीं। हाँ मैं बोला लोगों को भावनाओं को जगाने का काम किया हूँ। अगर लोगों का भावना जाग जाएगा तो लोग इतने आएंगे जो आप हमारे कल्पना से बाहर है। अब अगर लोग का भावना नहीं जाग पाएगा सर तो हम लोग 5-10 जने बैठेंगे। तो अक्सर होता क्या है आज के डेट में नेता लोग कम रहता ज़्यादा हाँकते हैं। तो वो मुझे समझा ये बेवकूफ़ टाइप का ऐसे कर दिया होगा आंदोलन बोले। नहीं तो कोई आदमी बोलता नहीं सर 10,000 आदमी होगा, और किसी नेता को पूछोगे ना 500 आदमी रहेगा तो कितना आदमी था बोलेगा तो उसको 5,000 बोलता है मुझे अच्छा कहेगा करके, और उसका क्या रिजल्ट आया कुछ मतलब नहीं। तो मेरे को बेवकूफ़ समझा होगा वो। अब मैं खुद 7 जनवरी को गया और मेरा एक आदत है पहले से मैं पहुंच जाता हूं, जहां जाना रहता है मैं पहले से पहुंच गया था। उस समय मेरा दाढ़ी मेछा बढ़ गया था। मैं एक बार कहीं निकलता था उस समय ना तो 2 महीने 3 महीने तक घर नहीं आता था। तो मैं 4 महीने से घर नहीं आया था उस आंदोलन को करने के लिए। तो दाढ़ी मुझ मेरा बढ़ गया था तो एक सैलून में बैठ करके उसको बना रहा था मैं। तो सैलून वाला मेरे को बोलता है, क्योंकि सैलून वाला सोचा रहा होगा कि यहाँ पर बहुत भीड़ होगा तो मेरा सैलून चलेगा, तो मेरे को गवाही दे रहा था वो। कहा कह रही है एक जने कौन नेता है बड़का आंदोलन करूँगा कि मेरे कह रही से अब अभी तो 11 साढ़े 11 हो गए और कौन छेरी पीला तक नहीं आए कहा थे। अब मैं लोग हुकारू दिवात हुआ तो मैं वो बोला तो बोला अब कहता रहे वही बेचारा आही ताही का मैं कहें। अब भाई सोए हुए समाज को जगाना बहुत कठिन काम है। जागे हुए समाज को तो कोई जगा देगा, लेकिन सोए हुए समाज को, निर्धन समाज को, दबे कुचले समाज को, जो अपने अधिकार को कभी समझ नहीं पाया, ऐसे लोगों को जगाना सबसे कठिन काम होता है। तो उसको समझाया मैं। तो बोले तो तुम कौन हो? बोले मेरे को तय कौन है? बोले तो मैं वही आगा कहें मैं कोशिश करें अरे भाई अगर देख ना तोरे में तो मैं दाढ़ी बनाता। मैं बोले नहीं तो नेता कोई दाढ़ी बनाते हंसने सोचने वाला, वो तो 5 स्टार होटल में बनाती दाढ़ी मैं कहें तब कर भाई कहें। फिर मैं दाढ़ी उड़ी बना करके गया वहाँ पर। हम लोग 10 जने बैठे थे। फिर आया पुलिस वाली गाड़ी, बोले कौन है इस आंदोलन का मुखिया? तो बोले सर मैं हूँ बताइए। इधर आओ बोले मेरे को। वो देखो उसका मेरे को अब गाड़ी के पास बुलाया, इधर आओ। तो मैं बोला मिस्टर, मैं बोला तुम इधर आओ। क्या बोले? बोले तुम इधर आओ। मैं बोला उसको, वो रहा होगा कोई टीआई फीआई इस तरह का। मैं बोला तुम इधर आओ। तो फिर तमतमाक गया, बोले तुम इधर नहीं आ सकते, तुम इधर आओ। बोला मैं यहाँ पर मेरा जगह है आज के डेट में, क्या पूछना यहाँ से पूछो। मैं बोला तो कितने क्या है, कितने लोग आएंगे? बोले तो हम लोग बैठे हैं इतने लोग और क्या है, आएंगे देखो अभी आधा घंटा बाकी है। मैं बोला तो भाग गए वो, अब कोई नहीं आया करके। तो आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे होंगे इतना भीड़ हुआ रायगढ़ के रामलीला मैदान में। आज तक बोलते हैं रायगढ़ में कि उतना भीड़ कोई नहीं कर सकता। इतने लोग आए। मैं प्रणाम करता हूं तमाम मेरे दबे कुचले लोगों को, आदिवासियों भाइयों को जो उस आंदोलन को साथ दिया। रायगढ़ में पूरा जाम हो गया, ये कौन क्या है, कौन कर क्या हो गया करके इतना भीड़। फिर वही मन से मैं भाषण दिया। मैं बोला सुनो सरकार चलाने वाले लोगों सुनो, अब प्रशासक में बैठे हुए जितने भी उस समय के तत्कालीन जितने पावर में कलम दिया सुनो, ये आदिवासी लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या करने के लिए तुम यहां पर बैठे हो? अगर इस प्रदेश का मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं और तुम ताली बजवा रहे हो कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आमने सामने हम लोग लड़ दें। तुम चलाना बंदूक, हम चलाएंगे गोली और कुलेल, ऐसा ना स्थिति पैदा कर दो। ये बच्चे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है?
यहाँ बाहरी लोग जो नौकरी पैसे से आ रहे हैं, 4 साल नौकरी करके अपने बेटे के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, ये भूमिहीन व्यक्ति जिसका जमीन नहीं है, इसका जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहे, आपको दिख नहीं रहे? ये मन से मेरा था भाषण। उस समय ये स्थिति पैदा हुआ था कि लोग ऐसा हो जाता कि अगर कोई सामने में आते तो हाथापाई हो जाता। इस प्रकार से पूरा माहौल पैदा हो गया था। इस आंदोलन को 3 साल तक जिंदा रखा। 3 साल तक, कभी रायगढ़ में, कभी सारंगगढ़ में, कभी जांजगीर में, कभी रायपुर में। अमरा अनशन में बैठा था। अमरा अनशन में 3 दिन तक भूखा प्यासा। पहला व्यक्ति वो रहूँगा जो मैं आंदोलन में बैठा था, तब मुझे बाटल लगा था। देख रहे होंगे जितने लोग, बाटल में लगा था। मैं बोला मर जाऊँगा लेकिन नहीं खाऊँगा। ये सत्ता चलाने वालों को अगर नहीं दिखता इतना, तो ऐसे जगह मैं जी के क्या करूँगा मैं। ये मेरा जीत था। ऐसा किया। उसके बाद में होता क्या है, सोए हुए समाज को उसको जगा दो, फिर वो लड़ के अपने अधिकार ले लेते हैं। फिर आदिवासी समाज लोग जाग गए, बोले ये तो ठीक कर रहा है, लड़ रहा है, हम भी आंदोलन करेंगे। तो पहला आंदोलन मेरा था। उसके बाद इन लोग आखिरी आंदोलन किए सराईपाली में, जो नेशनल हाईवे के जाम कर दिए और जितने सरकार को झुकाने का काम किया। और आज के डेट में बहुत सारे जातियों का जाति प्रमाण पत्र बन गया। अभी भी पोबिया पाओ वगैरह लोगों के लिए अभी उसी काम में आया हूँ मैं। पोबिया समाज के लोग मेरे पास आए हैं, अभी मंत्रालय जाऊँगा। इनका सूची चला गया है दिल्ली, लेकिन दिल्ली के सरकारों को उसको वो कानून में लाते हैं, उसको विधि वो करते हैं, पेश करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उसको क्या होता है कि अब यहाँ से भेज दिए कि पोबिया पाओ पोबिया सब लोग आदिवासी हैं, मान लिए, अब अभी भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। उसके लिए मैं मांग कर रहा हूँ, सरकार के पास जाता हूँ, मुख्यमंत्री के पास गया था, मंत्रियों के पास गया था, सचिव के पास जाता हूँ कि भैया इसको जाति प्रमाण पत्र बनवा दो ना यार। जब एक जाति आदिवासी है करके बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो तुम उस क्षेत्र के लोग, तुमको भी वोट दिए उन लोग कि मुझे ही दिए, राम कुमार यादव को। लेकिन होता क्या है सर, मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों, मेरे भाइयों, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सोचिए, विधायक के कार्यशैली को, मंत्री की कार्यशैलियों को आप देखिए। सिर्फ रोड, पानी, बिजली बना देना विकास नहीं है। जो आपके गरीब बच्चों को, आपके गरीब तबके लोगों को, उसके लिए क्या सोचता है एक्स्ट्रा। ये नहीं रोड बना दिया, रोड बना दिया तो किसी खेत के बेच के बना दिया क्या भाई? मान लो कोई सरकार क्या बोलता है, मैंने ये रोड बना दिया, मैंने इतना महिलाओं को पैसा दे रहा हूं, मैंने ये कर दिया, तो कौन से हमारे उस खेत को बेच के दिया है? ये तो आप ही के पैसा टैक्स के माध्यम से वहाँ पर जाता है, और उस पैसे से आपको वो जो विकास कार्य करते हैं आप उसको ये दिए हो। इसके अलावा एक समाज को दूसरे समाज को जोड़ने के लिए क्या कभी प्रयास किए उन लोग? नफरत फैलाने का काम करते हैं, आपस लड़ाने का काम करते हैं। अगर मैं कहता हूं साहब, ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो उसको इन लोग नहीं देख पा रहे। आज एक तरफ आर्थिक असमानता है, गरीब बहुत गरीब हो गया है, अमीर बहुत अमीर हो गया। इसमें कभी कोई विचार कर रहा है? खाली चुनाव समय आकर के बोलता है कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरा जीवन का उस समय मैं विधायक नहीं बना था, जो 3 साल तक। भाई आज हम लोग क्या सोचते हैं, विधायक लोग नहीं लड़ेंगे। उस समय तो मेरा विधायक था ना, सांसद था। जब 3 साल तक जाति प्रमाण पत्र के लिए आंदोलन किया, 6 साल तक जो है बैराज के लिए, मौजा के लिए आंदोलन किया, तो मैं विधायक ना था, सांसद नहीं था, भीख मांगता था लोगों से और उसी से पम्पलेट पोस्टर छपवाता था। तो उस समय भी मेरे बारे में बोला जाता था, राम कुमार यादव के पास कितना पैसा है जो इतना इतना बड़ा आंदोलन करता है। ये दुनिया खुद तो करेगा नहीं, जो आदमी करेगा उसके हाथ धो के पीछे लगे रहते हैं। अब मेरा खुशनसीब को देखो, पार्टी बनाया छत्तीसगढ़ एकता पार्टी। तो जब मैं गया दिल्ली तो मुझे चुनाव आयोग बोला
कि पार्टी यहाँ थोड़ी बनता है। बोले तो कहाँ बनता है? बोले उसको तो बोले तो आपको ब्लॉक में बनता है। तो मेरे को देखा मेरे हुलिया को तो समझा ये पार्टी के लिए नहीं, ये महिला समूह के गठन के लिए आया होगा, समझा मेरे को पागल होगा, भड़कते आ गया होगा। बोला तो मैं बोला महिला समूह को बोल रहा है? बोले तो यस। बोले वो तो मैं कितना हजारों बनवा दिया हूँ। बोला तो क्या चाह रहे हो? बोले राजनीतिक पार्टी बनाने आया हूँ। बोला तो कैसे राजनीतिक? जैसे कांग्रेस भाजपा बीएसपी है वैसी पार्टी बनाया आया हूँ। बोला तो मेरे को देखा ऐसे करके पागल वगल होगा करके। अब भाई मेरा हुलिया भी मेरा वैसी है, कोई आदमी मुझे नेता थोड़ी बात देखेगा तो कोई नहीं यकीन करता। मेरे मन के भावना अंदर है उसको थोड़ी जानता है कोई आदमी। तो मेरे को बोलता है कि ये इतने कांग्रेस भाजपा बीएसपी है, इस पर तुम्हारा विचार नहीं मिलता। तो मैं बोला सर देखो मेरा विचार मिलता सबसे है, लेकिन मेरा कुछ अलग विचार है। बोला तो क्या विचार है? छत्तीसगढ़ में आज वहाँ मूल निवासियों के लिए उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है, उनका तरफ कोई देख नहीं रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। और यही सब चीज़ था कि आदिवासियों को कोई छोड़ दिया, पिछड़ों वर्गों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बैराज बन रहे उसके लिए ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ अगर मैं स्वयं के मेरा पार्टी रहेगा तो मैं कुछ लड़ पाऊँगा करके मैं बना आया था। तो बोले पैसा कहाँ से आएगा? मेरे को बोलता है वो पार्टी बनाने के लिए पैसा लगता है। बोले तो मेरा एक जवाब दिया सर उसको, तो मेरे जवाब से बहुत प्रभावित हुआ वो। मैं बोला सर पार्टी बनाने के लिए पैसा नहीं लगता सर, पार्टी बनाने के लिए विचार लगता है। मैं बोला पार्टी विचार से बनता है, पैसे से नहीं बनता है सर। अगर पैसा से बनता तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बना लेते, इतिहास गवाह है। पार्टी तो एक विचार से पैदा होते आया है सर। मैं बोला तो मेरे वो समझ गया लड़का, मतलब ये नहीं है करके। मैं भी जानता हूँ सर पैसा कहाँ से आता है। मैं बोला जितने पार्टी लोग बनाए हैं अभी इनके खाते में इतने इतने पैसा, कई सौ हजार करोड़ रुपया है, तो क्या उनके खेत बेच के है क्या? मैं बोला हमारी भी पार्टी बनेगी। अब पार्टी जब हम अच्छा काम करेंगे तो सब आएगा सर, लोग भी आएंगे, जन भी आएगा, धन भी आएगा। बोला तो फिर मैं बोला यस। बोले फिर घंटी मार के मुझे बोले ये लड़का तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है, इसको बोलो। बोले फिर पूरा फॉर्मेलिटी तय किया, पार्टी भी बना लिया। उसके बाद में फिर मुझे मेरे आंदोलन में इस देश का भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने पद यात्रा किया। उस समय मैं कांग्रेस भाजपा में किसी में नहीं था। पद यात्रा किया किसानों के लिए, साराडी बैराज, वो बैराज के लिए। तो बैराज में जब पद यात्रा किया तो उस समय लोगों को पूछा गया कांग्रेस पार्टियों के द्वारा कि आप लोग क्या मांग है। तो मेरा जो उस समय पोस्टर वोस्टर छपवाया रहता था उस पोस्टर को लोग रखे थे। गरीब लोग हैं उन लोग, बेचारे लोग, उन लोग उस पोस्टर को दे दिए यही हमारा मांग है करके। तो उसमें मेरा फोटो वोटो लगा रहता था, समझ गया कि आंदोलन किसी और का था करके। तो उस समय मुझे बोला गया कि LIB रिपोर्ट मेरे से पूछे, SP कलेक्टर लोग उस समय पूछे कि राम कुमार इसमें आंदोलन में विरोध तो नहीं करेगा करके। आपके चैनल के माध्यम से जितने कलेक्टर SP उस समय रहे होंगे देख भी रहे होंगे, मुझे पूछे उन लोग कि ये आंदोलन को विरोध तो नहीं करेगा, क्योंकि उस समय यह था विरोध करेगा तो लफड़ा हो जाएगा करके, क्योंकि मेरा पहले से। तो मैं सोचा इस बात को कि अगर कोई आदमी, मैं जितना सका मेरे तरफ से प्रयास किया हूँ, और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे थे तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं तो राहुल गांधी जी को प्रणाम किया कि कांग्रेस पार्टी नेताओं को प्रणाम किया कि इन लोग इतने अच्छे काम करने आ रहे हैं, मैं उसका क्यों विरोध करूंगा। मैं बोला मैं तो उनको सलूट करूंगा। मैं बोला कि एक अंतिम छोर के व्यक्ति, हालांकि आज मैं राहुल गांधी जी के पास टिकट मांगने जाता हूँ, भूपेश बघेल जी के पास टिकट मांगने जाता हूँ, चरण दास महंत जी, TS बाबा, दीपक बैज के पास टिकट मांगने जाता हूँ। उस समय मैं जिस आंदोलन में शुरुआत किया था उसमें इन लोग सब सम्मिलित हुए। अब इस स्तर में सोचेंगे तो मेरा विचार को देखो, जिसमें मैं आंदोलन शुरू किया था उसमें सब लोग सम्मिलित हुए। तो मैं बोला विधायक संसद बनना अलग बात है, ये तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं ऐसे सोचा।
और सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद दिया। और इस बात को जब कलेक्टर एसपी को बोला तो लोग बहुत प्रभावित हुए। देखो ऐसा होता है लीडर बोले, बहुत अच्छा उन लोग किए। तो वो फिर राहुल गांधी जी इस मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, और राष्ट्रीय मुद्दा बना तो आज भी बैराज का पैसा पूर्ण रूप से नहीं मिला है, क्योंकि इनका दिमाग तो था नहीं, सोच था नहीं कि पैसा पूरा इनको देंगे। अभी भी जैसा तैसा करके थोड़ा बहुत दे दिए, अभी भी उसका हिसाब करोगे तो अभी पैसा उनको देना बाकी है, बैराज लोगों का पैसा। उसमें का ज़मीन के कई जने बाहर के व्यक्ति ले लिए ज़मीन को। जैसे मुआवजा मिलेगा लगा तो दुर्गा, भिलई, रायगढ़, रायपुर, यहाँ के लोग वही ज़मीन खरीद लिए। बाहर उस समय के जितने अधिकारी लोग, उनको ये भी नहीं पूछा क्यों भाई तुम दुर्गा और अंबिकापुर के आदमी, जसपुर के आदमी, तुम नदी में क्या करोगे यार? तुम ककड़ी कलिंदा लगाओगे क्या कि यहाँ ज़मीन खरीद रहे हो? पूछना था ना उस समय के अधिकारी नेताओं को, नहीं पूछा और उस गरीब के ज़मीन को उनके नामे कर दिया। और जब मुआवजा मिलना शुरू हुआ तो आज भी मेरा आँख भर आता है साहब, क्योंकि निर्धन गरीब लोगों का ज़मीन के मुआवजा को बड़े लोग ले गए सर, और उनको मात्र ऊँट के मुंह में जीरा समान, किसी के ज़मीन को 10,000 एकड़ में, किसी के ज़मीन को 5,000 एकड़ में, किसी के ज़मीन को 2 लाख में खरीद लिए। वो गरीब आदमी क्या जानेंगे साहब? जैसे कोई बच्चा 1000 के नोट को पकड़े रहेगा, आप हमारे जैसे बुद्धिमान लोग जाकर कहते हैं कि बेटा तो 1 नोट को दोगे तो हम 2 नोट देंगे, और उसके 1000 को नोट को ले लेते हैं, उसको 2 रुपये को पकड़ा के ले लेते हैं। उसी प्रकार से वो गरीब निर्धन लोगों को ज़मीन को लोग ले लिए सर। मैंने चिल्लाता रहा। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी को मैं बोला, जब मेरे विधायक बनने के बाद, कि ज़मीन के रजिस्ट्री को बाहर के लोग आए, इसका मुआवजा नहीं भी देना चाहिए, मूल निवासी को देना चाहिए करके उस समय रोक दिए थे। चीफ सेक्रेटरी बैठे थे, छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी। लेकिन अभी सरकार दूसरा आया तो वो मुआवजा जो बाहर के व्यक्ति था उसको अभी दे दिया गया सर। तो ये ऐसा करते करते फिर मुझे जो है कांग्रेस पार्टी ने मुझे स्वीकारा, मुझे बोले कि भाई हम तुमको कांग्रेस से टिकट देंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहे होंगे मेरे जितने नेताओं लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, जो उन लोग कहे कि यादव हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, हम आप आओ। तो मेरा नशा तो दूसरे में था सर, कि मैं जो विधायक संसद बनने का तो मुझे कोई शौक था नहीं। मैं बोला, आज भी मेरे नेता लोग सुन रहे होंगे, मैं बोला साहब राम कुमार यादव तो ऐसे ही में ठीक है सर, आप कहाँ विधायक बनूंगा, क्या बनूंगा सर? मेरा छत्तीसगढ़ एकता पार्टी में है, उसी मस्त हूँ सर, मुझे लड़ने दो। शादी की बात करते हैं सर, शादी अभी आप तो सुनिए, इस बात को पूरने दीजिए। तो फिर बोले नहीं तुम बाहर भी लड़ते हो, अंदर भी लड़ोगे तो ठीक रहेगा। ऐसा करके मुझे फिर डायरेक्ट टिकट दिए, राहुल गांधी से मिलवाए, और मिलवा करके फिर जब कांग्रेस में जब आया और जब चुनाव लड़ा, तो आज चुनाव के जीतने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसे अलग हटके मुझे धन संपत्ति सकेलना रहता, इकट्ठा करना रहता, तो मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं मिलने के लिए, मैं घर में हूँ, जितने भी लोग आएंगे तो मैं वही बात याद रखता हूँ। जब ये राम कुमार यादव का रहने के लिए घर नहीं था, घर में मेरी माँ दूसरे के घर से 2 किलो 1 किलो चावल लाती थी और मैं खाता था। तो आज मेरे यहाँ मिलने आते हैं कोई गरीब लोग, किसान लोग, तो उनको भर पेट खाना खिलाता हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप तो है नहीं, तो उसको खिलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप खा रहे हैं खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। उसके बाद में हम पहले जब विधायक नहीं थे तो सोचते थे जहाज में कौन लोग बैठते हैं, कैसे होता है। इसलिए मेरे क्षेत्र के जो गरीब किसान के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है भाई, मेरे पैसे में इतना नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों से इकट्ठा करके भाई अब विधायक बन गया हूँ, किसी को बोलता हूँ कि भैया तू 5 टिकट के लिए दे यार, किसी को बोलता हूँ 2 टिकट के लिए पैसा दे। ऐसा इकट्ठा करके मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं में टॉपर करते हैं, उनको एक तरफ से ट्रेन से ले जाता हूँ
और दूसरे तरफ से हवाई जहाज़ में लाता हूँ, ताकि लोग जाने दुनिया कैसी है। तो उसमें भी मेरे को आदमी कई जने मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको छोड़ने वाले थोड़ी हैं। ये पूछते हैं राम कुमार यादव के पास कितना पैसा है, जो रोज़ गरीबों को खाना खिलाता है, रोज़ ये बच्चों को जहाज चढ़ाता है। आज कोई मंत्री मिनिस्टर विधायक बनने के बाद, कलेक्टर एसपी बनने के बाद ज़मीन ले लो, अपने बीवी बच्चों के लिए बड़ी बड़ी महंगी कार ले लो, राइस मिल खोल लो, कुकरी खोल लो, कुकरी फार्म, अंडा फार्म, या कहीं पर क्रेशर खोल लो, या कहीं पर उद्योग धंधा खोल लो, वो अच्छी बात। गरीब के लिए लगाओगे तो आपके लिए प्रश्न चिन्ह लगा देगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ सर, मेरे माँ बाप कभी पंच सरपंच नहीं बने थे, न कभी मैं विधायक बनने के लिए सोचा नहीं था। मेरे क्षेत्र के महान जनता लोग मुझे विधायक बनाए हैं। कितने बार बनूंगा ये बड़ी बात नहीं है। मुझे वो नहीं है शौक सर कि 10 बार जीत रहा है, 15 बार जीत रहा है, लेकिन जब उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो कुछ नहीं। मैं चाहे 2 बार रहूं, चाहे 5 बार रहूँगा विधानसभा, जब तक रहूँगा दिल का बात करूँगा। जो मैं ज़िंदगी में मेरे बार पे गुजरा है, जो महसूस किया हूँ, उसके लड़ता रहूँगा। आप देखे होंगे विधानसभा में मुझे बैठ बोलेंगे, बोलने भी नहीं देंगे, उसके बावजूद बोलता हूँ। चूँकि बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ गरीब लोगों का आशीर्वाद से मैं चुन करके आया हूँ, गरीब लोग मेरे को भेजे हैं, मैं उस भावना को जरूर वहाँ पर रखूँगा। ऐसा सोच करके गाय बछड़ू चराने वाला, छेरी चराने वाले के बात भी रखता हूँ, तो हवाई जहाज़ में चलने वाले के भी बात को विधानसभा में रखता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को विधायक बना के भेजे हैं। जी, अब शादी की बात कर लेते हैं। अभी तक आप शादी किए नहीं। जीवन में वो एक इंसान सोचता है कि मैं ये बनने के बाद शादी करूँगा, मुझे ये करना है, वो करना है, उसके बाद मुझे फैमिली में जाना है। अभी तक आपने शादी नहीं की है। देखिए, हमारे पुरखा के लोग बोले हैं, हर चीज़ का एक समय होता है। बचपन में हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, और जब पढ़ाई लिखाई करो तो दुनिया में और कोई चीज़ आपको ध्यान नहीं आना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई और लिखाई। ये द्वापर त्रेता युग में भी देखे हम, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी भगवान जब दशरथ जी के यहाँ जन्म लेते हैं, तो पहले जा कर के वो आश्रम जाते हैं। दुनिया में वो कुछ नहीं देखता, तो पहला तो शिक्षा ग्रहण करना। तो जैसे तैसे मेरा शिक्षा ग्रहण हुआ। उसके बाद में जब वयस्क होंगे आप, तो घर बसाना होता है। तो भाई ऐसा राम कुमार यादव उस समय अगर मैं शादी करता, तो मुझे कौन जिसके घर ना हो, जिसके 1 डिसमिल ज़मीन ना हो, उसको कौन बेटी देना पसंद करेगा। तो ऐसा स्थिति में मैं तो अपना जवानी को उसी में लगा दिया। आपको बताया, जिस समय में मैं शादी करता, जिस समय अपने माँ बाप को दुनिया का सुख सुविधा देता, उस समय तो मैं एक बार घर से निकलने से 5 महीने में आता था घर, 4 महीने में, 1 माह में घर आता था। तो पूरा जो जवानी था मेरा, जिस समय शादी करता, उसको मैं आंदोलन में लगा दिया। अब आंदोलन करते करते अब विधायक बन गया मैं। विधायक बनने के बाद में जैसे ही विधायक बना, तो मेरा पिताजी समाप्त हो गए बेचारा। आज मेरे पिताजी, मेरे माँ नहीं है, सब भगवान के चले गए। तो वो 5 वर्ष ऐसे पार हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी को बलिदान तो देना पड़ेगा, और कोई ज़रूरी थोड़ी है कि राम कुमार यादव का आने वाला जो पीढ़ी होगा वो मेरे ही जैसे होगा। हम तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं, जिसका बाप कलेक्टर है, उसका बेटा चपरासी तक नहीं बन पाता। जिसका बेटा बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री पद में रहा है, उसके बेटे को बिल्कुल आप ये कर दोगे। तो कोई जरूरी थोड़ी कि मेरा बेटा, कि मेरा आने वाला पीढ़ी ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा हो गया है कि लोग बाग से इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरा परिवार नहीं है। सब देख करके मुझे बेटा का प्यार देते हैं, कोई भाई के प्यार देते हैं, कोई चाचा कह के दुलारते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा परिवार है और कोशिश करूंगा कि यही परिवार बना के रखे रहूँगा। और मुझे पूरा कोशिश में हूँ कि मैं मेरा जीवन को समर्पित करूँ, ऐसा मैं कोशिश में अभी भी लगा हूँ। बाकी देखो अभी। एक आखिरी सवाल है सर, हम देखे हैं 5 साल में जो कांग्रेस का रहा है, छत्तीसगढ़ियावाद को थोड़ा बढ़ावा मिला, प्रमुखता मिला है। कोई भी कार्यक्रम जैसे हो रहा है तो वहाँ अरपा पैरी का धारा से शुरुआत होता था, लेकिन जब से 1 साल हुआ बीजेपी का शासन है, कहीं लगता है कि इसमें कुछ कमियाँ हैं या इसको इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ीवाद जो बोल रहे हैं आप, हर जैसे हम भारत का, इंडिया का कहीं पर हम जाते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम भारत के, हम इंडिया के हैं। जैसे अब हमारे लोग कहीं, मान लो कोई भी, हम तो कभी विदेश गए नहीं हैं, लेकिन कोई विदेश चला गया तो कहता है कि मैं भारत का हूँ, मैं इंडिया का हूँ, गर्व से कहता है वो। और हिंदी बोलता है वहाँ पर जा कर के, हमारे राष्ट्र भाषा हिंदी बोलता है और उसका चौड़ा हो जाता है सीना। अब छत्तीसगढ़ में जैसे मान लो जिस प्रकार से बिहार के लोगों को बिहार में गर्व है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश पर गर्व है, महाराष्ट्र में आप जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो और कितने भी बड़ा नेता क्यों ना हो, वो अपने मूल भाषा में बोलते हैं। ये महाराष्ट्र हमारे बॉर्डर में लगा है। आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए, वहाँ किस भाषा में बात करते हैं। लेकिन पता नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में मेरे जितने भी नेताओं को छत्तीसगढ़ी बात करने में इनको क्यों लाज लगते, मैं तो नहीं समझ पाए भाई। लेकिन आज आप मुझे हिंदी में पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। नहीं तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सदन में मात्र एक ऐसा मैं विधायक हूँ जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ मैं। चूँकि मैं कहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी बाप मुझे बताया है कि यह तोर ददाए, यह तोर दइए, यह तोर ककाए, यह जो भी मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा में सिखा करके गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने में अगर किसी को अगर लाज शर्म आया तो ऐसे नेताओं को तो नेतागिरी त्याग देना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो छत्तीसगढ़ में आकर के कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, जैसे कोई व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ का बेटा अगर कोई महाराष्ट्र में वो बन गया, आईएएस कैडर पा गया, आईपीएस कैडर पा गया, तो हमारा बेटा भी बोलते हैं हमारे भाई लोग कि हम लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन भाषा सीख रहे हैं, वहाँ को बोली को सीख रहे हैं। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी अगर कोई आईएएस आईपीएस बन रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के कैडर में आ रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा मूल भाषा को आप सीखिए, हमारे मूल परंपराओं को सीखिए। छत्तीसगढ़ी लोग का जो भी रीति रिवाज है उसको सीखिए। अगर छत्तीसगढ़ के लोग मन के भावना लेने जानी है, उनके तीज त्योहार लेने जानी है, मन के बोले लेने जानी है, तो तुम काम कैसे करिए? तो एक खातिर ठीक है, आप इंग्लिश जानो, दुनिया के हर भाषा जानो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, अगर छत्तीसगढ़ में आप ला अधिकारीगिरी करना चाहिए, करा था, छत्तीसगढ़ में आप छत्तीसगढ़ियान की नेतागिरी करा था, तो आप ला छत्तीसगढ़ के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहिए। जब अन्य सदन, अन्य प्रदेश के सदन में अगर वो भाषा में गोठिया में लाज नहीं लगाए, बिहार में बिहारी गोठिया में लाज नहीं लगाए, महाराष्ट्र के सदन में महाराष्ट्रियन में लाज नहीं लगाए, उत्तर प्रदेश में मतलब वहाँ के भाषा में लाज नहीं लगाए, उड़ीसा में जहाँ था तो वहाँ हिंदी समझे नहीं पावा, उड़िया में वहाँ गोठिया थे। तो मोरा आपसे प्रार्थना है, आप अपन नेता ला जरूर कमेंट करिए कर माध्यम से कि कहिया कि त छत्तीसगढ़ के नेता या छत्तीसगढ़ के अधिकारी है, तो तोला छत्तीसगढ़ी गोठिया में लाज लागत हुई तो नेतागिरी ले छोड़ दे और आने कुछ बूता करदार। जी, बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हमारे दर्शकों को पता नहीं थे, यहाँ के जनता को जो पता नहीं था, उसको आप रूबरू करवाए। कुछ जाते जाते अंतिम में संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा प्रदेश है। इस प्रदेश
का पहचान पूरे देश में बहुत ही नम्र और बहुत ही सरल स्वभाव के पहचान है। यहाँ के चाहे नेताओं के बारे में, चाहे आदमियों के बारे में, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, राजनांदगांव हो, मध्य क्षेत्र हो, सभी के बारे में बहुत अच्छा सोच है। इस सोच को हमको जिंदा कैसे रखें, इस बारे में हम सबको मिलजुल के विचार करना है, भाईचारा बना के रखना है। एक समाज दूसरा समाज के कैसे सम्मान करें, आदिवासी समाज हम एससी को कैसे करें, एससी आदिवासी को, पिछड़ा वर्ग को, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी भाईचारा बन के रखें। और जो शांति का टापू के नाम से जाना जाता है उसको हमको बरकरार रखना है। और जितने भी लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, उनको कहना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, चाहे आप एक नेता बनना चाहते हैं तो कभी घबराइएगा मत, बस काम कीजिए। आज भी ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक से ऊपर उठ करके सोच करके जो योग्य नेता है उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे पार्टी भी हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीएसपी पार्टी हो, जो अच्छे नेताओं को सामने करते हैं अपने ही पार्टी का। अब वो ज़माना गया कि पहले से जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा है उसी नेताओं को आगे करेंगे। अब नहीं है ऐसा। अब गांव का भी बेटा अगर अच्छा योग्य है तो उसको सामने करके पार्टी आगे बढ़ रही है। तो आपसे निवेदन है, ऐसे लोग आगे आइए, आपको जरूर मौका मिलेगा। आप जरूर आप प्रदेश का, इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं। आप गरीब हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरा घर में कोई राजनीतिक नहीं करता, ऐसा मत सोचिएगा। आप शुरुआत तो कीजिए, दृढ़ संकल्प रखिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी बनना चाहते हैं, डीएफओ बनना चाहते हैं, ऐसे जितने भी बेटी बेटाओं को भी कहना चाहता हूँ, आप रोज़ क्या कर रहे हैं उसका आप एक चिंतन करना कि मेरा आज 12 घंटा गया तो 12 घंटा मैं क्या किया, क्या नहीं किया। रोज़ समीक्षा कीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब एक गरीब का बेटा, विधायक बनना कठिन है, कलेक्टर बनना कठिन नहीं है। एक बात याद रखना आप लोग, कलेक्टर बनना तो स्वयं पढ़ोगे तो बन जाओगे, विधायक बनने के लिए लोग आपको वोट देंगे तो बनेंगे। तो दूसरे के समर्थन लेना कठिन है, अपना ही समर्थन लेना बहुत आसान है। तो एक बात याद रखना, कलेक्टर बनना चाहते हो तो अपने ऊपर बस कंट्रोल रखो, तुरंत बन जाओगे। और विधायक बनना है तो दूसरे को कंट्रोल करना पड़ता है। तो कलेक्टर, एसपी भी बनना चाहते हो तो मेहनत कीजिए, चिंतन कीजिए, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति व्यवसाय बनना चाहते हैं, सब ले बड़े होते धन, तो कलेक्टर भी या विधायक मंत्री भी या तो हमारे पैसा नहीं है तो महत्व नहीं है। जैसे हमारे विधायक हैं, हमारे बड़का बड़का महंगा गाड़ी नहीं है, बड़े बड़े घर में ये नहीं है, तो हमारा कैसे राम कुमार का थे, गरीबी का के। अब कोई आदमी के 50-100 एकड़ के विधायक बन गए ना, तो वो लोग अदाब से बात करते हैं मालिक का के। तो पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। कोई राइस मिल खोल डाला थे, कोई बड़े बड़े पैसा दुकान वाला खोला थे ना, तो पैसा वाला की भी बहुत कदर होते। तो पैसा कमाना भी है, तब वो कमा सका था। 1 रुपया ला संभालिया तो 100 रुपया हो ही, 100 ला सकलिया तो 1000 हो ही, 1000 ला सकलिया तो लाख हुई, लाख ला सकलिया तो करोड़, और करोड़ ला सकलिया तो अरब, और 1 रुपया पाक आशीर्वाद या तो 100 कहाँ हुई। तो पैसा सकेले की भी कला होते, सकेले ला घलू सीखा। एक भूथिया ला सकलिया तो 40 किलो हो ही, एक चुंडी ले सकेलिया था 1 बोरा हो, 1 कुंटल ला सकेला सला जाता था कोठी भरी। तो हर क्षेत्र में, जे भी क्षेत्र में जाता, अगर कोई व्यक्ति उद्योग क्षेत्र में जाना चाहता तब पहले साग सब्जी बेच दो, पाव रोटी बेच दो, ओमल पैसा ला सकेले के बाद में ठेला ले लो, ठेला के बाद में दुकान खोल दो, ओकर बाद स्वयं डीलर बन जावा। ऐसे करते करते जिन भी क्षेत्र में जा था, 0 से आप 100 तक पहुंच सकता हो। लेकिन जे भी काम करा था बोला दिल से करिया, रोज आत्मा ला पूछिया। मैं पत्रकारों भाई मन ला कहा था, छत्तीसगढ़ के पत्रकार भाई हो तुहू मन, आज भले है मेरे यूट्यूब में हवा छोटे चैनल में हो तो कहा होते, छोटे बड़े चैनल नहीं हुआ है। जो गरीब के बात ला सच्चाई ले बताते ती बड़े बात, ती बड़े चैनल है।
अकड़को बड़े चैनल है गरीब के बात नहीं बताते और सिर में बड़का बड़का शादी बर भी है तीच मतलब बतावा थे तो ओसनों के का काम ते कल छत्तीसगढ़ी में कहावत है जो काम है 30 साल ग्रामे तू मन आगे बढ़ जब तक पत्रकार भाई हो आज और वो आगे जावा ऐसा मैं कहना चाहता। और छोटे वो चैनल देखा जल छोटे समझ थे ना वही में सही बात ल बताते बड़े में बड़े आदमी मन के घोड़ मोड़ बात ल बताते तन बस। तो गरीब किसान मजदूर सब मिलजुल करके छत्तीसगढ़ एक महान जो पहचान है और महानता तरफ पहुंचाना है। आप मोला चैनल में बैठाया मोला मोर बारे में विचार ला जाना और मोला पूरा प्रदेश में चैनल ला बताए के लिए एक माध्यम बनाया माध्यम दिया तेकर ले धन्यवाद देता हूँ। अये राम कुमार यादव ला तुम्हार बेटा ला मोला शक्ति दवा मोला ताकत दो ताकि आज चंद्रपुर के मैं काम कर था उसने पूरा प्रदेश के लिए कर सका हूँ। ऐसे मोला आप जो है आशीर्वाद दवाओ। ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जम्मू भाई वाला प्रणाम करना चाहता हूँ। तो आप सुन रहे थे विधायक राम कुमार यादव जी को। साथियों बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ। नमस्कार।